नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कड़े कानून के बाद भी झारखंड में धर्मांतरण का काला साया हटने का नाम नहीं ले रहा है। बात पाकुड़ की कर रहे हैं, जहां हिरनपुर प्रखंड के रामाकुड़ा गांव में लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जबरन खेत कब्जा करने के साथ ही गांव से बेदखल करने की चेतावनी भी दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरना धर्म के पूजा स्थल मांझी थान की ईसाई लोगों ने बलपूर्वक घेराबंदी की और उन्हें पूजा करने से रोक दिया गया। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की गई है। दो तस्वीरें आपके सामने कि लोगों का आक्रोश, लोगों ने इसकी शिकायत भी की और किस तरह से घेराबंदी की गई है वो भी तस्वीर आपके सामने। आपको बताते चले कि पूर्व में भी हिरनपुर प्रखंड क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर थाने में झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जो हम लोग रूढ़ीवादी है, जो मेरा पिताजी दाद आदम से हम लोग आते आ रहे हैं। प्रधान में हम प्रधान भी हैं। हम इस मांझी थान में पूजा करेंगे। जबरदस्ती लोग पूजा ना करने की वजह से लोग घेर लिया है मेरे पाजी तन को। हमारा जो आदिवासियों का, जो यहाँ के संथाल आदिवासियों का जो मांझी थान व्यवस्था है, जो मांझी थान एक पूजा स्थल है, उस पूजा को जो है ईसाई बने लोग बाउंड्री करवा देते हैं और हमारे लोगों को पूजा करने के लिए 3 महीना तक रोकते हैं सर। और उसके बाद पूजा करने से रोकने के बाद बोलते हैं ईसाई बन जाओ। ये मामला है सर। और इसको लेकर के हम लोगों ने और हमारे लोगों ने जो है उपायुक्त से लेकर के थाना प्रभारी तक को बार ज्ञापन दिया, FIR तक। इसका सारा चीज़ हम लोगों के पास एविडेंस है सर, फिर भी कार्रवाई नहीं हो। बंद करो। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं पाकुड़ से, जहां धर्मांतरण पर रोक नहीं लग रहा है। आपको बताते चले कि पाकुड़ में सरना धर्म के पूजा स्थल मांझी थान की ईसाई लोगों ने बलपूर्वक घेराबंदी कर दी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से वो घेराबंदी की गई है। और इससे नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की, धर्म परिवर्तन बंद करने का उन्होंने आग्रह भी किया। बढ़ते आगे और अगली खबर गुमला से। गुमला में पुलिस ने ग्रामीणों से ठगी करने के आरोप में NGO से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया और गुप्त सूचना के आधार पर शहर के सीसई रोड स्थित पोद्दार धर्मशाला में छापेमारी की गई, जहां राधे कृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। गिरफ्तार लोगों के पास से मोहर, फर्जी कागजात, NGO का कैश मेमो, HDFC बैंक के चेक के साथ 2 लाख से अधिक कैश भी बरामद किया गया है। ये लोग फर्जी ट्रस्ट बनकर लोन देने के नाम पर ठगी कर रहे थे और अब तक पलामू में 25 लाख की ठगी कर चुके थे। वहीं लोहरदगा, बोकारो के साथ ही रांची में भी ठगी की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ संदिग्धता सामने आई, जिस पर जांच करने पर उनको जाली कागजात पाया गया और उस पर वहाँ से 2 लाख रुपया और स्टम्प, चेक बुक और जिसको लोन दिया गया था उनका फॉर्म बरामद किया गया और उनसे पूछताछ की, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी और सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाले आर्थिक स्थिति में बदलाव की जानकारी दी जाती है और इसमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की जानकारी भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की वास्तविक GSDP में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था और आज पेश होने वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा। वहीं एक अनुमान के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। ऐसे में राज्य का हर व्यक्ति 26,000 रुपए से अधिक का कर्जदार हो जाएगा। आपको बताते चले कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड 27वें नंबर पर है और सिर्फ 5 राज्यों में ही प्रति व्यक्ति आय झारखंड से कम है।
झारखंड में मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में अवसर के सवाल पर बहस तेज हो गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने इस निर्णय को राज्य के आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के युवाओं के लिए नुकसानदेह बताया उन्होंने, और सत्ताधारी दल के अंदर से भी इस निर्णय पर फिर से विचार की आवाज उठने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की जिला स्तरीय नियुक्ति को लेकर बहस तेज हो गई है। मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को नियुक्ति में मौके के सवाल पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक नजर डालते हैं नियुक्ति में मौका देने पर उठ रहे सवालों और उनके संभावित नतीजों पर। सरकार के फैसले से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को रोक पाना नामुमकिन होगा। वहीं दूसरे राज्य के युवा भी झारखंड से मैट्रिक या इंटर पास कर नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। सरकार का फैसला अनारक्षित श्रेणी के युवाओं के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। इधर अनारक्षित श्रेणी के स्थानीय मूलवासी कैटेगरी के युवा नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे में सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि स्थानीय मूलवासी और खतियानधारी को किस संविधान के तहत नियुक्ति प्रक्रिया से सरकार रोकेगी। ये और इस तरह के कई और सवाल राजनीतिक गलियारे में उठने लगे हैं। सदन के अंदर भी राज्य सरकार के इस निर्णय पर विधायक हेमंत सोरेन को आईना दिखाने में जुट गए हैं। सरकार ने उल्टा किया कि राज्य के लोगों के लिए अवसर ज्यादा करने के बजाय और उस खिड़की को खोल दिया, और इससे एक बार फिर से जो है यूं ही बाहर से जो लोग पढ़ने वाले थे उनको अवसर और ज्यादा मिलेगी, और ये राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को नियुक्ति में अवसर के सवाल पर सत्ताधारी दल के अंदर से ही विरोध की आवाज उठने लगी है। कांग्रेस ने खुद की सरकार से ही इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। यहाँ के लोगों को, झारखंडी लोगों को, खतियान आधारित लोगों को आपको लाभ देना है तो रेडिकल डिसीजन दीजिए ना। ये क्या ये सब मैट्रिक करके पूरा उसी के आधार पर आप उसको निर्णय लीजिए और इसका वाहवाही लीजिए। आपका खतियान को आधार बनाते हुए आप इसको बढ़िए आगे, और भी इसमें आपका विपक्ष से भी राय ले लीजिए, तमाम लोगों को राय लीजिए, उनका भी सुझाव आएगा। झारखंड राज्य गठन के 22 साल के बाद भी स्थानीय और नियोजन नीति नहीं होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया का पेच सुलझ नहीं पाया है। हेमंत सोरेन सरकार से राज्य के युवाओं को काफी उम्मीद थी, पर अब तक वर्तमान सरकार भी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिला स्तर पर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में मैट्रिक इंटर पास का प्रावधान जरूर किया गया है, जिस पर अभी से ही सवाल उठने लगे हैं और राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे, जहां रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में हाथी का उत्पात, एक महिला को हाथी ने रौंद दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रांची से कुचलने से महिला की मौत की खबर सामने आ रही है और खेतों में लगी फसल को भी हाथी ने रौंद दिया है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। राज्य का आदिवासी समाज लंबे समय से अपने हक और अधिकारों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है और पिछले कुछ सालों से समाज की व्यवस्था भी जमीनों पर भूमाफिया की नजर लग चुकी है। ऐसे में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने को लेकर एक बार फिर समाज का उलगुलान नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जल, जंगल और जमीन को अपनी पहचान बताने वाला आदिवासी समाज आज अपनी पहचान को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल राजधानी रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर समाज की व्यवस्था की जमीनों पर भूमाफिया की ओर से लगातार कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध में तमाम आदिवासी संगठन एकजुट नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब आदिवासी समाज के धार्मिक स्थलों
और उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी जमीनों को प्लॉटिंग कर भूमाफिया बेचने में जुटे हैं। समाज की माने तो पहनाई, कोटवारी, डाली केतारी, पैनभोरा और भूत खेता नेचर की जमीनों को जबरन कब्जा कर बेचा जा रहा है, जबकि ये तमाम जमीन आदिवासी समाज की व्यवस्था की जमीन है जो सर्विस लैंड में आती है और जिसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी जो व्यवस्था की जो ज़मीन है, हमारा जो व्यवस्था में पहान, महतो, पैनभोरा, कोटवार और उनको व्यवस्था चलाने के लिए जो ज़मीन दी जाती है, जो सर्विस लैंड है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो पाती है। आज विडम्बना ये है कि डीसी जो हमारे कस्टोडियन कहलाते हैं, उनके रहते आज प्रशासन के मिली भगत से पहनई ज़मीन तक में आज फर्जी डीड बन जा रहा है और कुछ हो जा रहा है और दलाल लोग को सह मिल रहा है। रांची के हिनू में खोकमा टोली, ITI के बजरा मौजा, बारियातू, करम टोली, कांके के कोंगे जयपुर और कड्रू मौजा में जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर उन्हें बेचा जा रहा है। रांची के कई इलाकों में जहां पूर्व में आदिवासी समाज की व्यवस्था की कई एकड़ जमीन थी, आज ये जमीन महज कुछ डिसमिल ही बच गई है। रांची के कड्रू मौजा में 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर भूमाफिया की ओर से बेचने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते समाज की ओर से इसे कब्जा मुक्त करा लिया गया। वो बेलगान ज़मीन है जिसको बार बार, वो गांव का ज़मीन होता है, उसको बार बार भूमाफिया का मिलीभगत से, प्रशासन की मिलीभगत से इसको लूटने का काम किया जा रहा है। जो बेलगान ज़मीन में रसीद नहीं कटना चाहिए उसको CO रिपोर्ट कर दे रहा है, रेला DC वहाँ से निर्गत करके उसकी रसीद कट जा रही है। तो बार बार जैसे अभी खोखमा टोली में हुआ, आपका करम टोली में हुआ, बरियातू में हुआ, बाजड़ा में हुआ, कहीं कोटवारी ज़मीन, कहीं पहनई ज़मीन, इस तरह का व्यवस्था पे बार बार हमला हो रहा है। और मैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस पर सरकार और प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि एक नोटिफिकेशन सरकार द्वारा निकले ताकि व्यवस्था का, जो आदिवासियों का व्यवस्था का ज़मीन है, गैर आदिवासी लोग, जो जानकारी मिलने पे लगा कि गैर आदिवासी लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे, घर बन रहा है, बिक रहा है, तो ये तो ज़मीन बिकाऊ है नहीं, मतलब इलीगली हो रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने सब कोई विरोध किया, पूरा कड्रू मौजा के लोगों ने, कि प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा था। हाँ, प्लॉटिंग आप देख सकते हैं, इधर में जो है प्लॉटिंग किया हुआ है। आदिवासी सरना समाज की जमीन को भूमाफिया की नज़र लग चुकी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के कड्रू के कुम्हाटोली में, जहां आप देख सकते हैं कि 2 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है और इस ज़मीन को पाहन के द्वारा ही भूमाफिया को कब्जे में दे दिया गया और जिसे भूमाफिया प्लॉटिंग करके बाकायदा बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही आदिवासी समाज को इसकी जानकारी मिली, आ करके इससे कब्जा मुक्त कराया गया। आप देख सकते हैं कि जो दीवारें खड़ी की गई थी भूमाफिया की ओर से, एक छुपा कर काम किया जा रहा था और ज़मीनों को बेचा जा रहा था। समाज के लोग यहाँ पहुँचे, अब बाकायदा यहाँ पर सभी ज़मीनों को कब्जा मुक्त करके जो भूमाफिया है उसे खदेड़ दिया। साथ ही प्रशासन को भी आवेदन दिया है कि जो भी व्यवस्था की ज़मीन है, चाहे वो पहनाई ज़मीन हो, कोटवारी ज़मीन हो, जो आदिवासी समाज की सभ्यता और सांस्कृतिक वहाँ गतिविधियाँ होती है, तमाम ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर यह बैठक की गई और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संगठन को मजबूत करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रमंडल स्तर पर बैठक बुलाई गई है जिसमें स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। पाँच, 6, 7 को प्रमंडलीय जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर के सम्मेलन करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम का नाम संवाद होगा। चूंकि सभी लोगों से नए प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के बनने के बाद उनका एक ये मानना है कि सभी लोगों के बीच में संवाद जरूरी है, संवाद का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उस मद्देनजर हम लोग प्रत्येक प्रमंडल में हम लोग करने जा रहे हैं। 7 मार्च को रांची के कार्निवाल हॉल में कांग्रेस का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन होगा और इस सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकारी अध्यक्ष ने कार्निवाल हॉल का निरीक्षण किया। दक्षिणी छोटा नागपुर के सभी जिलों से कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे प्रमंडल के जितने जिले हैं उसके जिला अध्यक्ष हैं और बाकी जो पदाधिकारी हैं विभिन्न संगठन मोर्चा के जो हमारे
अध्यक्ष वगैरह हैं वो सभी इस समय शामिल होंगे और इससे हम लोग का प्रयास होगा कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी है, उसे एकदम निचले स्तर तक यानी कि आम जन तक, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है गांव के, वहां तक पहुंचाने का हम सभी का प्रयास है। यूक्रेन में फंसे पलामू के छात्र आयुष राज भारत सरकार से ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं और यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे आयुष रूस से जारी युद्ध में फंसे हुए थे और जिसके बाद रोमानिया सीमा से होते हुए उनकी सुरक्षित वापसी हो गई है और यूक्रेन से सुरक्षित लौटने वाले आयुष ने से रांची के संवाददाता निरंजन कुमार के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। सुनिए। यूक्रेन से छात्रों का लौटना सिलसिला जारी है। कल 5 छात्र लौटे थे। आज पलामू के छात्र हैं आयुष राज, यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और सीधे इनसे बात करते हैं। आप कैसे आए, सब विषय से बताएं। मैं अभी सबसे पहले इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, जो कि वेस्टर्न साइड में आती है यूक्रेन के। हम वहां से 26 फरवरी को हमने बस ली, जो कि हमें रोमानिया बॉर्डर के पास ले गई। वहाँ से लगभग 16 घंटे अप्रॉक्स हमने भीड़ में या भगदड़ के हैं उसमें हमने गुजारी। ना खाने को था ना पीने को था। उसमें किसी तरह हमने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की पर असफल रहे। अगले दिन फिर हमने ट्राई किया। बॉर्डर पे ऐसा सिचुएशन है कि ज़्यादा भीड़ होने के बाद हवाई फायरिंग हो रही है रोमानियन आर्मी के द्वारा, और जो भी बच्चे जो कि गेट के पास या बॉर्डर के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो उनके ऊपर पेपर स्प्रे का यूज़ किया जा रहा है। भगदड़ का माहौल है और वहाँ के जो नेटिव कंट्रीज़ वाले हैं जैसे कि यूरोपियंस, उन्हें चुन चुन के पहले बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद किसी भी अदर कंट्रीज़ को निकाला जा रहा है। मैं रोमानिया बॉर्डर के थ्रू आया हूँ। अंदर क्रॉस करते ही आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे एम्बेसी के थ्रू, खाना पीना और वहाँ से रहना, वहाँ भी शेल्टर्स प्रोवाइडेड है। वहाँ से बस आपको नियर बाई जो शेल्टर है, जो हमें बुकारेस्ट है, जो कैपिटल है उनकी, एयरपोर्ट के पास में जो सेंटर है शेल्टर में, वहाँ ले जाएगी। वहाँ लगभग एक दिन का इंटरवल, मेरा लगभग 35 आवर्स का इंटरवल था, जहाँ पे हम रेस्ट किए, वेट किए। वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। वहाँ से हमें बस लेती है और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए आते हैं। एयरपोर्ट से हम वेट करते हैं। उसके बाद जब एम्बेसी के लोग आते हैं तो हम एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ से हमने फ़्लाइट ली यूक्रेन से, जो एयर इंडिया थी। वहाँ से हम सीधे आते हैं दिल्ली के लिए। आयुष राज जी, आप किसे श्रेय देना चाहेंगे यहाँ तक पहुँचने में, अपनी धरती, अपनी मातृभूमि पर आने में? मातृभूमि में भारत सरकार, झारखंड सरकार और वो सभी लोग जिन्होंने हमारी मदद की, रोमानिया के सरकार, वहाँ के बॉर्डर के और वहाँ के नेटिव पीपल जिन्होंने हमारी मदद की, और हमारे घर वाले जिन्हें और परिजन जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, सभी जितने लोग हैं सभी के लिए मैं अच्छा कहूँगा। तो ये थे हमारे साथ आयुष राज। इन्होंने अभी इनकी फ्लाइट लैंड की यूक्रेन से, यूक्रेन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सारी व्यथा बताई। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के गोला प्रखंड के अति सुदूरवर्ती टोना गातू में संचालित IPL पावर प्लांट खेतों को बंजर और लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं प्रदूषण की वजह से पहले के मुकाबले खेतों में उपज भी कम हो रही है। ग्रामीणों के कई आंदोलन के बावजूद पावर प्लांट प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई प्रदूषण समितियां आई और गई, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ। इधर विधायक भी मामले को लेकर गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन इस परेशानी से अब तक मुक्ति नहीं मिल सकी है। जिस तरह से ग्रामीणों का कंप्लेन आ रहा है, अक्सर वहाँ से कंप्लेंट्स आते रहे हैं और इस इशू को हमने बराबर पटल पे रखने का काम किया है। और ये इशू आज का नहीं है, इसको पॉल्यूशन को लेकर के हमारे तरफ से उस समय में एक जिला परिषद की सदस्य थी, उस समय भी मैंने इस इशू को उठाया है। और 2016 में एक गोलीकांड भी वहाँ पर हुआ था, कई लोग डेथ भी हुए थे, घायल भी हुए थे, वो पॉल्यूशन का ही मैटर था। और आज भी गोला प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव टोना गातू में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली उत्पादन केंद्र है IPL, और इसका प्रदूषण से यह क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव के लोग परेशान हैं। खेती किसानी नष्ट हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यहाँ के कई लोगों से मैं बात कराता हूँ, किसानों से किस तरह की परेशानी हो रही है। बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है इसके कारण? एक कादो उदो सब हो रहा है यार, पानी हुआ है तखन मैंने एकदम पूरा कादो, एकदम चलने भूलने का कोई अथी नहीं है। और जो प्रदूषण से खेती कैसे नुकसान हो रहा है? काला हो जाता है,
खेती कल्ला हो जाता है, गोभी वोभी सब कल्ला हो जाता है। घर दुआर सब गंदा हो जाता है, कपड़ा लता मैला जाता है, रास्ता में आने भी गर्दा हो जाता है, मुंह कान सब बेरा जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक गाड़ी यहाँ से जा रही है फैक्ट्री से, इसके कारण भी आसपास के गांव में प्रदूषण फैलता रहता है और फैक्ट्री से जो धुआं उठता है उसके कारण भी परेशानी होती है। आप समझ सकते हैं यहाँ का जनजीवन जो प्रदूषण के कारण अस्त व्यस्त होता जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, खेती चौपट हो रही है। ऐसे में IPL फैक्ट्री अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। कुडरमा से गुजरने वाली NH-31 के 4 लेन निर्माण में कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। मामला झुमरी तिलैया रेलवे ओवरब्रिज का है, जहां हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के ऊपर से बनाए जा रहे ब्रिज में लोगों ने खामी बताते हुए फिलहाल काम को बंद करवा दिया है। दरअसल स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पुल का निर्माण पहले से बने रेल ओवरब्रिज से सटाकर न करते हुए निर्माण कंपनी प्रस्तावित मैप से अलग कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में लोगों को भुगतना पड़ेगा। पिलर इंजीनियर के गलती से ब्रिज गलत से ढंग से बना दिया गया है और ज़बरदस्ती मतलब 40 फीट और ज़मीन अधिग्रहण लेना है, जबकि कोई भी ज़मीन लिया जाता है तो 2 साल 1.5 साल पहले गजट में पास होता है और कोई गजट कोई नोटिस नहीं, कोई सिर्फ अपने मर्जी से ज़बरदस्ती धांधली के जरिए। और बोला जाता है इंजीनियर को जब भी बोला गया तो बोला जा रहा है यही कि आप जाइए जहाँ जाना है, कहीं कोई कुछ नहीं होगा। हम लोग इसके आवेदन एक DC साहब को भी दिए तो DC साहब ने भी मैंने कहा कि जाइए आप लोग पर कार्रवाई होगा, देखा जाएगा, लेकिन कोई आज तक कोई अफसर तक देखने नहीं आया है, जिसमें वो देखने से भी प्रतीत हो रहा है कि पुल बिल्कुल सिधाई में ना होकर के तिरछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर बगल में जिन लोगों का घर है तो वो भी अब उस दायरे में आ रहा है, तो टूटने की स्थिति है, यहाँ लोग बेघर होने की स्थिति में है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या और किसी के घर की बात है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।